चिलचिलाती गर्मी में किसानों के सामने जो है वो एक आम कामयाबी नहीं है, बल्कि सफलता की वो दास्तान है जो उतनी ही कड़ी मेहनत से लिखी गई जितना मीठा ये फल है। पुरुलिया के बांदुडीह गांव में आम के इस बगीचे ने भरपूर पैदावार दी है। ये बात दूसरी है कि ये किसान अभी आम को तोड़ने, उसे बटोरने और पैक करने की नजाकत सीख ही रहे हैं। शायद इसलिए कि ये इस बगीचे की पहली फसल है। आपको शायद यकीन ना हो कि जो जगह फलों के राजा से लबरेज है वो कुछ ही साल पहले तक बंजर और पथरीली थी। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये कि जैसे जैसे बांदुडीह की जमीन बंजर से उपजाऊ हुई, यहाँ के किसान गरीबी से निकलकर आत्मनिर्भर होते गए। আমাদের এই জায়গাটা মানে ফাঁকা মাঠ পড়েছিল, পাথরিয়া জায়গা, কোনো এখানে চাষাবাদ হতো না। এখানের মানুষগুলা মানে গরিব মানুষ, বেশিরভাগ মানুষ গরিব, মানে কাজের অভাবে মানুষকে এখানে ওখানে ছুটতে হতো। আমরা ধারণাও করতে পারি না যে আমাদের এই পাথরিয়া জায়গায় এরকম আম গাছ হবে বা এত সুন্দর জিনিসটা গড়ে উঠবে। আম গাছে আমার 100টা গাছ আছে, একদিন 100টা গাছে আমার ধরুন 100 हजारों आते पारे। वो क्या चीज है जिसने इस गांव के लोगों का मुकद्दर बदला, और ये हुआ कैसे? इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये बांदुडीह का अतीत है। इस गांव का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ पथरीली जमीन से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ये बांदुडीह का आज है, जहां बहुत कुछ बदल चुका है। एक धुंधले अतीत से निकला ये सुनहरा वर्तमान है। ये तस्वीर तब बदली जब एक स्वयंसेवी संस्थान प्रदान ने जल छाजन कार्यक्रम के तहत बांदुडीह के तकरीबन 350 छोटे और गरीब किसानों को इकट्ठा किया। जब काम शुरू किया गया तो सोच एक ही थी। This particular part of our country, every step, every square meter of land gets about 1000 to 1500 kg of water, 1 ton to 1.5 ton of water every year. But still our farmers fail to reap a crop. Converting that rain and this much of potential in soil, and we get 12 months bright sunshine. So what else we need to produce biomass? That was the thinking. How to use this huge amount of water and this lands to produce something which will meet the need of the farmers here, who are very poor anyway. पुरुलिया में शुरू किए गए प्रयोग से प्रधान को अपनी मंजिल के लिए एक नायाब रास्ता मिला। मंजिल थी देश के एग्रो क्लाइमेटिक जोन 7 के राज्यों के गरीब लोगों को आजीविका का नया जरिया देना। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ जिले आते हैं। इस जोन की पहचान इसकी ऊंची नीची और लहरिया जमीन, ज्यादा बारिश के बावजूद कम उपज और गरीबी से होती है। प्रधान को एहसास हुआ कि इस इलाके से गरीबी हटानी है तो जल छाजन कार्यक्रम की ओर भी दूसरा नजरिया अपनाना होगा। What has happened traditionally, watershed management has been thought of in terms of conservation of rainwater, conservation of soil. And it has basically meant building check dams in a few places and things of that nature. One wants to improve agriculture production, one needs to go beyond the traditional conservation ideas. One is interested in harvesting water in such a way that it produces goods for the people, it produces crops for the people. पुरुलिया की कठोर जमीन का जितना हो सके फायदा उठाने की कोशिश की गई। जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। ऊपर की जमीन जहां मिट्टी की परत पतली हो और बारिश के बाद मिट्टी कटती हो। बीच की जमीन जहां मिट्टी तो गहरी हो लेकिन पानी रोकने की क्षमता कम हो। और नीचे की जमीन जहां मिट्टी भी गहरी हो और नमी भी रुकती हो।
हर कदम पर बारिश का पानी रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। What one is talking about, in the Purulia approach is that try to manage the resources at a micro level, at the level of each field, each piece of land, conserve the water there itself, and develop a farming system, a land use, which will ensure that the water captured locally is used productively. So that is best done if you conserve it, especially in these terrains. If you conserve it in each piece of land as close to the plant as possible. प्रयोग को ही मूल मंत्र बनाया गया। बंजर और पथरीली जमीन के विकास के लिए कई तरीके अपनाए गए। बारिश के पानी से मिट्टी की पतली परत कट जाया करती थी और ऊपरी इलाके की जमीन पर बड़े-बड़े पत्थर फैले थे। जमीन तक पानी पहुंच नहीं पाता था, इसलिए पूरी जमीन में नमी ठहरती भी नहीं थी। इसके लिए 30-40 मॉडल के नाम से एक नई तकनीक अपनाई गई। इस तरीके के तहत पूरी जमीन में छोटे-छोटे गड्ढे खोद दिए जाते हैं। इस खुदाई से ढलान पर 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी मेड़ बनाई जाती है। बारिश का पानी जब इस टुकड़े पर गिरता है तो मेढ़ों पर रुकता जाता है। धीरे धीरे गड्ढों में पानी जमा होता जाता है और मिट्टी इसे सोखती जाती है, जिससे पूरी जमीन के नमी के स्तर में सुधार आता है। मिट्टी का कटाव रुका तो जमीन का ये हिस्सा खेती के लिए तैयार था। किसानों का परिचय आजीविका के नए अवसरों से कराया गया। इस जमीन को हमेशा हरा भरा रखने के लिए यहाँ बागवानी और जंगल लगाने की सलाह दी गई। टीपू और दशरथ जैसे छोटे किसान जो फसल कटने से पहले खाली बैठे रहते थे, अब उन्हें नया काम मिल गया। इन्हें अर्जुन के पेड़ों पर सिल्क के कीड़े लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। अर्जुन के पेड़ों पर तसर के कीड़े पाले जाते हैं और ये पेड़ ऐसी सूखी जमीन पर आराम से लगाए जा सकते हैं। ककून बेचकर ही टीपू जैसे किसानों को 2 महीने में ही 3000 रुपए की आमदनी हो जाती है। दीना जैसे किसान ऐसी जमीन पर शायद ही कभी सब्जियां उगाया करते थे। इस जमीन पर आम लगाने का ख्याल शुरू में उन्हें थोड़ा अटपटा लगा। ऊपर की जमीन जहां थोड़ी समतल थी, वहां बड़ी अनिच्छा से इन्होंने आम लगा दिए। पहली फसल के बाद जब उन्हें 5000 रुपए मिले, तब इन्हें लगा मेहनत सफल रही। बहुत से दूसरे किसान जिनके लिए 2 जून की रोटी कमाना कठिन था, अब वो उम्मीदों की खेती कर रहे हैं। इस ऊपरी जमीन में ये किसान जो सागवान की पौध लगा रहे हैं, वो अगले 15 सालों में एक शानदार निवेश साबित होगा। और अगर कुछ साल बाद आप यहाँ आए तो शायद आपको सागवान का घना जंगल मिलेगा। नेपाल बास्के जैसे कई किसान अब अपने घरों की जमीन पर खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। अपने घर के पास जल संरक्षण के लिए ये छोटी टंकियां, जिसे हाप्पा कहते हैं, बनाकर इन्होंने अपने लिए नए रास्ते खोल लिए हैं। नेपाल इस जमीन पर मक्का उगाता था, जिससे उसे 400 रुपए मिल पाते थे। अब सिंचाई के नए साधन के साथ टमाटर उगाता है और 5000 रुपए कमाता है। उसकी पत्नी उर्मिला, जो दिहाड़ी मजदूरी किया करती थी, अब अपने घर के पीछे लगे नींबू के पेड़ों की देखरेख करती है। बाकी बचे जमीन के टुकड़ों पर जमीन को नई जिंदगी देने के लिए एक तरह की घास सबाई लगाई गई। कई किसान इस घास के घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ रस्सियां बनाकर बेचते भी हैं। बीच की जमीन पर 5% मॉडल नाम की एक तकनीक धान के किसानों के लिए वरदान साबित हुई। प्रधान ने किसानों को अपनी जमीन का 5% हिस्सा गहरे गड्ढे खोदने के लिए तैयार किया, जहां बारिश के अतिरिक्त पानी को जमा किया जा सके। मकसद था खेत के हर टुकड़े पर बहकर बर्बाद हो जाने वाले पानी को रोक कर रखना। पहले तो किसान तैयार नहीं हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें इस तकनीक के फायदों का एहसास हो गया। सितंबर में धान की फसलों के फूलने के समय जब बारिश अचानक थम गई, तो इन्हीं गड्ढों में जमा पानी ने इनकी फसलें बचाई।
निचले हिस्सों में धान की खेती के लिए इस्तेमाल की गई एक वैकल्पिक तकनीक SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किसानों में खूब लोकप्रिय हुई। सुभद्रा मुर्मू और उनके पति पूरण चंद इस तकनीक की हिमायत करते हैं। इनके खेत में SRI की वजह से धान की पैदावार 4 क्विंटल से बढ़कर 12 क्विंटल पहुंच गई है। सुभद्रा अब दूसरे किसानों को इस तकनीक की ट्रेनिंग देती हैं। আমি দিদি দাদারাকে এরকম আমি বলিয়েছিলি যে তোরা এরকম করো। আগে আমরা ভয় করিয়েছিলি যে একটা একটা ধান লাগালে হবে না নাই হবে ভয় করিয়েছিলি। একটা একটা ধান লাগালি আমরা তো দেখলি যে আমাদের ধান মানে দবড় হয়ে গেল। তখন বলছি নাই হবে কি দিদিরা দাদারা আসিয়েছিল অনেক অনেক দাদা দিদিরা আসিয়েছিল দেখতে আমার ক্ষেতকে। তখন দিদি দাদারাকে আমি বলিয়ে দিলি যে এরকম তোরা এরকম করো লাগা ভয় করো না। দিদি এরকম ধান লাগালি ক্ষেতটাকে বলছে খিল করলিস তো বলছি খিল হবে তো হবে এক বছরেই হবে আমার একবার দেখবো। बांदूडीह के 65 किसान SRI के तहत खेती कर रहे हैं। पारंपरिक तौर पर खेती करने में लगे बीजों का मात्र 15% इस तकनीक में इस्तेमाल होता है, जिससे किसानों की लागत कम हो जाती है। SRI में नए बीजों को 8 से 10 दिनों तक रखने की जरूरत होती है। आमतौर पर जहां धान की फसल ठहरे हुए पानी में रोपी जाती है, वहीं SRI में फसलों को गीला करने और फिर सुखाने की जरूरत पड़ती है। जहां पानी की वैसे भी कमी हो, वहां किसानों को इससे फायदा होता है। कई खेतों में तो उत्पाद 200% तक बढ़ गया है। बांदूडीह का शून्य से शिखर तक का ये सफर इन्हीं छोटी छोटी पहल का नतीजा है। इसकी ऊंची नीची लहरिया जमीन में बारिश के पानी को रोकने के नए तरीके अपनाए गए। खेती से आगे बढ़कर हॉर्टिकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री में निवेश किया गया और पारंपरिक खेती के तरीकों को भी सुधारा गया। इनमें से हर एक कोशिश ने बांदूडीह का प्राकृतिक चेहरा बदला और किसानों को रोजी रोटी कमाने के नए अवसर दिए। आज प्रधान को पुरुलिया में काम करते हुए 1 दशक हो चुका है। सुभद्रा और नेपाल जैसे किसान बांदूडीह में आए हुए बदलाव की मिसाल हैं। इन्होंने खेती की नई परिभाषा सीखी है। এখানে মানুষের পরিবর্তন হয়েছে কাজ পেয়েছে, কাজ পাচ্ছে এবং জমিতে চাষ করছে। মানে এখানে প্রায় 12 মাসের খাবার মোটামুটি হয়ে গেছে, এরকম হয়ে গেছে আর কি। এখনও আবার হবে, তো একটু সময় লাগবে আর কি। তো এখানে আগে যেভাবে বাইরে কাজ করতে যাচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। किसानों को प्रेरित करने की प्रदान की ये कोशिश कई दूसरे गांवों में जारी है, लेकिन ये काम वाकई आसान नहीं है। बांदूडीह की ही तरह हर नए गांव में हर परिवार के जमीन के टुकड़े के लिए इन्हें योजना बनानी पड़ती है। It needed a lot of discussion, exposure, picking up example from their own experience, and then interpreting it in the new language. If I first go out and sit on a piece of wasteland and ask them what can be done here, they say nothing can be done. Bringing these communities to a level of initiative when they can think that these activities would actually benefit them and in the for a long term. That's the most difficult thing. And in addition, most important, one of the most important things is also bearing the cost of it. If we fail to mobilize minimum investment required to develop resources, we can expect these poor people to invest their surplus, which is hardly there. The investments that are available presently for watershed development from the government are about 6,000 rupees per hectare. That is not enough for carrying out the extensive landscape development that is being promoted in places like Purulia. These are expensive investments, and these cannot be afforded by poor people on their own. Investment required today would be
in the range of 15 to 20,000 rupees per hectare. Some cases it may even be 25,000 rupees per hectare. This is a fraction of the investment that is made in irrigation, in large scale irrigation. The investments in large scale irrigation presently are in the range of more than a lakh of rupees per hectare. If you can make these kinds of investments in large scale irrigation, why can't you make a much smaller amount of investment in case of terrains where large scale irrigation is not possible? अगर पुरुलिया की सफलता की कहानी देश भर में दोहरानी हो तो नीतियों और नजरिए में बदलाव की जरूरत है। वाटरशेड कार्यक्रमों का इस्तेमाल गांवों के गरीब किसानों की आजीविका के लिए करना होगा। इसके लिए सरकार, वित्तीय संस्थानों और स्वयंसेवी संस्थानों को आगे आना होगा ताकि गांवों में बसने वाले भारत की गरीबी हटाने का सपना सच हो सके।